हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिल्ड विथ राणा जी में। आज हम सीटेट 2023 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम चल भी रहा है और कुछ लोगों का आने वाले समय में एग्ज़ाम अभी होगा, तो कुछ जो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको एक रिकैप देंगे। थोड़े थोड़े से पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी अभी एग्ज़ाम सीटेट के दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट, उनको कुछ हेल्प हो सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सीटेट का छोटा सा रिकैप लेके आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी सीटेट का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनको शेयर कीजिए ताकि कुछ उनकी भी मदद हो सके। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस तरह की वीडियो को बार बार देखने के लिए। और आइए चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है सारे प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन है, पहले से ही सीटेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो उनके ऊपर में जो क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस को हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि आज पहला क्वेश्चन मैंने लिया है। उसमें क्या है कि एक क्वेश्चन है कि खेल के दौरान चोटिल होने के बाद रोहन रोने लगा। ऐसा करने पर यह देखकर उनके पिता ने जवाब दिया कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह बयान क्या साबित करता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन क्या है कि लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जो ये उनके पिता, रोहन के पिताजी का जो बयान है वो क्या दर्शाता है, तो उसमें वही सवाल का जो ऑप्शन दिया गया है। तो पहला है कि लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है, दूसरा क्या है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, तीसरा लैंगिक पक्षपात को कम करता है, और चौथा क्या है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसमें क्या है कि इनका जो बयान है वो क्या कर रहा है कि लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? क्योंकि अब देखिए, पहले तो समझ रहे हैं कि हम लोग लिंग क्या है कि एक सामाजिक संरचना है जो सभी समाजों में लड़कों और लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार, भूमिका, जिम्मेदारी और व्यवहार स्वरूप को प्रभावित करता है। ठीक है। और होगा क्या कि इसमें जो है कि लिंग रूढ़िवादिता से जो तात्पर्य है वो तात्पर्य क्या है कि पुरुष और महिलाओं की एक तरफा अतिशोक्तिपूर्ण छवि, जो पहले से प्री कंसेप्शन हम लोग बना लेते हैं कि लड़के ये काम कर सकते हैं, लड़कियां ये काम कर सकती हैं, जो कि हम लोगों को रोज़मर्रा के जीवन में बार बार देखने को मिलती है। तो ऐसी जो हमारी मानसिकता हो जाती है, ऐसी जो छवियां बन जाती हैं, इन्हीं छवियों को क्या कहते हैं? लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है। तो जो पूर्व निर्धारित पूर्वाग्रह के आधार पर कोई विशेष लिंग की भूमिकाओं को और कार्यों को और जिम्मेदारियों को हम लोग पहले से सौंप देते हैं। जैसे कि क्या है कि एक पुरुष है तो पुरुष का काम क्या होगा कि वो जाके कहीं ना कहीं जॉब करेगा, काम करेगा, काम करने के बाद उसको धन अर्जन करना है। जो महिला है, महिला का काम क्या है कि घर में काम करना है, घर संभालना है, बच्चों को संभालना है। तो इस तरह की जो मानसिकता है, इस तरह की जो छवि बन गई है कि लड़के यह काम करेंगे और लड़कियां यह काम करेंगी, तो ये सब क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता है। यही लैंगिक रूढ़िवादिता है। और इसी के आधार पे जो रोहन के पिताजी हैं वो क्या कह रहे हैं कि आप लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, क्योंकि लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं। तो ये जो बोल रहे थे, तो इनमें क्या बताना चाह रहे हैं कि जो लड़के हैं वो कम इमोशनल होते हैं लड़कियों के मुकाबले। लड़कियां क्या है कि ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो छोटी छोटी बातों पे भी वो रोने लग जाती हैं या फिर वो रो देती हैं, भावुक अधिक होती हैं। तो ये जो है ये लैंगिक भेदभाव, असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लैंगिक असमानता को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो महिलाओं को जो है सो भावनात्मक जो भावना है उनमें अधिक बताई जा रही है और लड़कों में कम है। तो इस तरह की जो छवियां हैं वो बनाई गई हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि अब जो यह विशेष लिंग के बारे में हम लोग जो धारणाएं बनाए हैं, तो बहुत बार क्या है कि ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है।
तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद क्या है कि पुरुषों और महिलाओं के संदर्भ में कुछ जो रूढ़ियाँ हैं उनके उदाहरण के रूप में अगर हम लोग समझेंगे तो क्या है कि जैसा मैंने पहले बताया कि जो लड़के हैं वो कमाने जाएंगे, लड़कियां जो है घर संभालने लगेंगी। उसी तरह से क्या है कि जो लड़के हैं वो अच्छे गाड़ी चला सकते हैं, लड़कियां जो है सो कि अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं। और महिलाओं को क्या है कि उनको गॉसिप करना ज़्यादा पसंद है, उनको थोड़ा सा आपस में हल्का फुल्का नोक झोंक करना ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से जो क्या है जो धारणाएं हैं वो बनी हुई हैं महिलाओं और पुरुषों के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार के जो उपयुक्त बिंदुओं पे हम लोग ने स्पष्ट किया कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो और लड़के रोते नहीं हैं, ये जो कथन कर रहा है वो क्या दिखा रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन 1 लिंग रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। तो इसके बारे में आप लोग पूरा समझ गए होंगे। इससे बीच बीच में और भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप लोग कवर कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा डिटेल में समझेंगे और देखेंगे तो। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग समझ गए, अब लैंगिक रूढ़िवादिता को तो समझ गए। अब लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने की भी कुछ रणनीति होगी कि कैसे इसको कम किया जा सकता है। तो इसको कम करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक स्कूल जो लिंग समानता का अभ्यास कराता है वहाँ पे स्वस्थ शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार को जोड़ता है। जहाँ पे भी लिंग समानता का प्रैक्टिस किया जाएगा, जिसको लिंग समानता जो भी स्कूल में कॉलेज में बताया जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता कम होगी। और जहाँ पे नहीं बताया जाएगा वहाँ पे लड़के लड़कियों में भेदभाव अधिक होगा। उसके बाद क्या है कि अगर शैक्षिक संस्थानों में बहुत ही पाठ और अभ्यास के माध्यम से लैंगिक समानता को परिचय दिया जा सकता है, कि वहाँ पे बताया जाए कि ये देखिए, अगर आप एजुकेशनल किसी संस्था में हैं, किसी शैक्षणिक संस्था में है और वहाँ पे आपको यह प्रैक्टिस कराया जाए और प्रैक्टिस करा के बताया जाए कि लैंगिक समानता क्या होती है, किस प्रकार से दोनों लिंगों में भेद नहीं किया जा सकता, दोनों को काम करने में समान अवसर दिया जाए, जैसा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लड़कियों और लड़कों में दोनों में समान भागीदारी मिले और एक ही समूह में वो काम कर सकते, एक ही जगह पे काम करें और दोनों की भागीदारी एक समान हो, तब वो लैंगिक रूढ़िवादिता जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि शिक्षक जो है वो समावेशी मूल्यांकन करके रणनीतियों का विकास करेंगे जो कि ऊपर के दिए गए पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। तो इन सब जगहों पे शिक्षक इन सब पूर्वाग्रहों से जो मुक्त होगा तो उससे क्या होगा कि लैंगिक रूढ़िवादिता वो कम होगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा सवाल समझ में आया होगा सभी को। अगर आपको अच्छा आ गया होगा समझ में, अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, अब एक प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षक को निश्चित पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या दूसरा ऑप्शन है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है कि ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, या छात्रों को उनके शैक्षणिक अंकों के आधार पर लेबल किया जाना चाहिए। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं उनके आधार पर अगर हम लोग देखेंगे, अगर आपको ठीक करना होगा तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि हम लोग को जानना है कि एक प्रगतिशील कक्षा में होता क्या है, प्रगतिशील कक्षा कहते क्या है, किसको है। तो जॉन डेवी जो कि एक अमेरिकी दार्शनिक हैं, उनके अनुसार प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का जो प्रस्ताव है उन्होंने जो दिया है वो क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा इस बात पर बल देती है कि शिक्षण केवल करके सीखना दृष्टिकोण से होता है, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन और अधिगम के लिए अंतःक्रिया करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा में क्या होगा कि हर एक बच्चे पे वो मतलब बच्चे पर फोकस करेगा कि हर एक बच्चा में कुछ न कुछ स्पेशल टैलेंट है, उन सब के टैलेंट को उसको निखारना है, उनको बहुत ही क्या करना है कि मोटिवेट करना है कि वो बच्चा जो है कि हतोत्साहित न हो जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाए कि वो बच्चे में कुछ न कुछ क्षमता है, उसको उस क्षमते के ऊपर में उसको विश्वास करना है और उससे वो कुछ न कुछ टैलेंट अपना निकाल लेगा और प्रगति कर लेगा। उसके क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा के रूप में
ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रगतिशील कक्षा में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। अब देखिए, कोई जो मंदबुद्धि का बच्चा, अगर हम उसको अवसर ही नहीं देंगे तो वो कभी भी अपनी क्षमता का पूर्ण विकास नहीं कर पाएगा, ना ही वो कुछ बोल पाएगा। अगर किसी बच्चे को हम मौका ही ना देंगे उसको बोलने के लिए, उसकी अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वैसे उस तरह के शिक्षा व्यवस्था में क्या होगा कि जो बच्चा नहीं बोल पा रहा है या फिर अपने भावनाओं को नहीं दबा पा रहा है, या जो बैक बेंचर है, जो पीछे बैठ रहा है, तो वो क्या करेगा, हमेशा ही मंदबुद्धि अपने आप को समझता जाएगा। लेकिन एक कुशल शिक्षक, जो अच्छा टीचर होगा, वो क्या करेगा कि वो बच्चों की मानसिकता को समझेगा, और ऐसे बच्चे जो मतलब लग रहा है कि वो थोड़े से मतलब कम समझ में आ रहा है उनको, या फिर उनकी प्रगति धीमी हो रही है, तो उनको क्या किया जाएगा कि उनको अधिक अवसर दिया जाएगा, और सबको अवसर दिया जाए। जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको भी अवसर दिया जाए, और जो नहीं उतना अच्छा कर पा रहे हैं तो उनको भी अवसर दिया जाएगा। तो वो क्या करेंगे कि जो कक्षा है, जो भी प्रगतिशील कक्षा होगा, उसमें क्या है कि वो विकास कर जाएंगे, और सारे के सारे बच्चे वहाँ पे अच्छा मतलब प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद है क्या है कि सामग्री और अनुभव से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बांटने पर जोर देता है, और क्या है, बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देना है। एक समूह में काम करके एक गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो ये सारा चीज़ क्या है, प्रगतिशील कक्षा का जो की पॉइंट है वो है कि कैसे प्रगतिशील कक्षा हो सकता है। उसके बाद इस सब को अगर हम लोग देखा जाए तो इस सब से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। पर्याप्त अवसर का मतलब क्या है कि जिनको जितने अवसर की आवश्यकता है, जैसे कि कोई जो हम पहले बता चुके हैं कि जो थोड़ा सा कम मंद बुद्धि का होगा, जो धीमे पकड़ पाता है, धीमे धीमे सीखता होगा, तो उसको क्या है कि उसको थोड़ा सा अधिक अवसर दिया जाए, उसको पर्याप्त अवसर मिल गया तो वो क्या है कि उसका जो प्रतिभा है उसको निकल जाएगा, और वो जो है अपना भी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाएगा, और वो सीख जाएगा। तो इस तरह से जो कक्षा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्तीर्ण बच्चों का हम लोग के पास में रिजल्ट आएगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो जो प्रगतिशील शिक्षा है वो निम्नलिखित चीज़ों को बढ़ावा देती है। जैसे कि पहला क्या है कि विवेचनात्मक सोच, जो विवेचनात्मक सोच है उसको बढ़ावा देगी। जो समस्या समाधान कौशल है कि किस प्रकार से किस समस्या का हम लोग समाधान कर सकते हैं, अगर प्रगतिशील शिक्षा हम लोग दे रहे हैं कक्षा में, तो ये समस्या समाधान कौशल का भी विकास होगा। उसके बाद छात्रों द्वारा जो है सक्रिय जुड़ाव होगा आपस में, और उसके बाद सामाजिक और संचार कौशल भी विकसित करेगा अगर प्रगतिशील कक्षा में हम लोग प्रगतिशील शिक्षा पर बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यह देखने के बाद छात्र चल रही गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक शिक्षक क्या, क्यों, कैसे के रूप में संकेत और संकेत प्रदान करने का निर्णय लेता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक की यह रणनीति होगी, उस पर क्या है कि बच्चे को सीखने के लिए हतोत्साहित करना। पहला ऑप्शन क्या है इसमें दे रहा है कि बच्चों को सीखने के लिए हतोत्साहित करना है। दूसरा ऑप्शन कि सीखने के लिए मचान के रूप में कार्य करना। तीसरा ऑप्शन क्या है, छात्रों में वापसी की प्रवृत्ति पैदा करना। चौथा, सीखने की प्रक्रिया में अर्थहीन होना। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है। तो जो टीचर है, अगर कोई बच्चा देख रहा है कि उसमें क्या कर रहा है, कुछ न कुछ बताने के लिए संघर्ष कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो थोड़ा सा टीचर उसको मोटिवेट करेगा तो क्या करेगा, वो बच्चा रिजल्ट दे देगा, वो आंसर बता देगा। तो इनमें जो हमारे पास ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर बच्चों को सीखने के लिए हतोत्साहित करना, हतोत्साहित मतलब उसको घबरा देंगे तो डर जाएगा बेचारा, उसको मतलब डिमोटिवेट कर देंगे तो वो तो बता ही नहीं पाएगा, कभी बोल ही नहीं पाएगा। तो वो चीज़ नहीं करना है। क्या करना है कि सीखने के लिए मचान के रूप में हमें कार्य करना है उसको। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि मनोविज्ञान के अनुसार, मनोविज्ञान में कई सिद्धांत हैं जो मनोविज्ञान की विभिन्न विचारधाराओं जैसे कि संज्ञानात्मक, मानवतावादी, व्यवहारवादी
आदि से संबंधित है। ये सिद्धांत क्या करते हैं कि प्रख्यात मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। ठीक है। सोवियत मनोविज्ञान लेव वोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यह सिद्धांत का तात्पर्य है कि सामाजिक संपर्क शिक्षार्थियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वोत्स्की के अनुसार सामाजिक संपर्क शिक्षार्थी के विकास का प्राथमिक कारक है, क्योंकि उनका सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से ही सीखते हैं। ठीक है। अगर वो हम बच्चों को उसको बातचीत ना करेंगे और उनके साथ में उसका सहयोग नहीं देंगे तो वो बच्चे सीख नहीं पाएंगे। ठीक है। लेव वोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका के उपर्युक्त योजना अधिगम के लिए पाठ का काम करेगी। पाठ एक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से बच्चों को उनके व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार आवश्यक सहायता दी जाती है, कि जैसा जिस प्रकार का बच्चा है उसको उतना उसको हेल्प कर दीजिए ताकि वो जो है कि कवर कर ले। अब जैसे कोई बच्चे को हम जवाब दे रहे हैं कि हाँ क्या है माई नेम, तो माई नेम, हाँ ये ठीक बोलो बच्चे, माई नेम हाँ इज दिस। ठीक है। तो वो अपना नाम बता देगा। इस तरह से क्या है कि अगर बच्चा कहीं अटक रहा है तो उसको थोड़ा सा उसको हिंट देते जाइए, ताकि उससे क्या होगा कि वो बोलना सीख जाएगा और वो अपना जो उसका मनोबल है उसका जो है वो बढ़ जाएगा और उससे बेहतर वो जवाब उत्तर देने लगेगा। ठीक है। बच्चों को उनके सीखने के कौशल को बढ़ाने के लिए भी अस्थायी सहायता प्रदान की जाती है। तो बच्चों को उनको सीखने की सीमा बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है। उसके बाद इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि लेव वोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक के उपर्युक्त रणनीति अधिगम के लिए एक पाड़ के रूप में कार्य करेगी, एक मचान के रूप में काम करेगी। ठीक है। वोत्स्की द्वारा प्रस्तावित अन्य महत्वपूर्ण शब्द जो उनके सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में है वो है दूसरों से अधिक जानकार एमको। यह उच्च कौशल स्तर और सीखने वालों की तुलना में अवधारणाओं की बेहतर समझ रखने वाले समस्वक व्यक्ति को संदर्भित करता है। ठीक है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडीपी, यह उस अंतर को संदर्भित करता है जो एक शिक्षार्थी अपने दम पर कर सकता है और सहायता और मार्गदर्शन के साथ वह क्या कर सकता है। वो तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो अपने दम पर कुछ कर सकता है तो अगर उसको अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, थोड़ा सहायता मिल जाए तो वो और भी बेहतर कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ऑप्शन क्या है इसमें कि विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। पहला ऑप्शन समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक है। चौथा विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। अब देखिए इसको समझना कैसे है। समझना हम लोग को बच्चों के मानसिक विकास है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समाजीकरण है क्या। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुदाय अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से स्वीकार होने के लिए समाज के मानदंडों और मूल्यों में शिक्षित करता है कि वो जो कोई भी व्यक्ति है वो किस प्रकार से अपने समाज में घुल रहा है और उसके सामाजिक मूल्य भी उन्हीं कुछ आधारों पर, जिस समुदाय से वो आता है, जिस परिवार से आता है, तो उन्हीं परिवार और समुदाय के ही ऊपर उनके समाज के मानदंड और मूल्य भी निर्भर करते हैं। ठीक है। यह केवल व्यवहार के सामाजिक रूप से अनुमोदित तरीका तथा आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेने को संदर्भित करता है। ठीक है। अगर देखो समाजीकरण समाजीकरण के बारे में पहले लोग समझो कि समाजीकरण हम लोग कहाँ से दो तरह के समाजीकरण होते हैं। ठीक है। समाजीकरण क्या कौन होते हैं समाजीकरण के प्रकार, एक तो हो गया प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा होगा माध्यमिक समाजीकरण। तो समाजीकरण का पहचान की जो बातचीत करना है वो क्या है, स्वयं पहचाने, विभिन्न दृष्टिकोण और व्यवहारों की अवधारणा को आकार देने में
निरंतर प्रक्रिया कि समाजीकरण पहचान कैसे मिलेगा, कि जो वो स्वयं को पहचाने कि वो क्या है, उसके अलग अलग दृष्टिकोण होंगे, उसके व्यवहार की जो अवधारणा होगी, ये सब निरंतर प्रक्रिया हैं जो कि एक समाजीकरण जो किसी भी व्यक्ति का समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाजीकरण में परिवार, स्कूल, सहकर्मी और मास मीडिया जैसे 4 प्रमुख एजेंट है। ये 4 प्रमुख एजेंट क्या है कि इन्हीं सब 4 प्रमुख एजेंटों से ही किसी भी व्यक्ति का समाजीकरण होगा। ठीक है। समाजीकरण के प्रकार कितने होते हैं? प्राथमिक समाजीकरण, इसमें क्या है कि यह बचपन और बचपन के दौरान होता है। प्राथमिक समाजीकरण कब होता है? बचपन और बचपन के दौरान। यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां बच्चे को बचपन के वर्षों में परिवार के माध्यम से समाजीकृत किया जाता है। ठीक है। बच्चों को परिवार के माध्यम से सिखाया जाता है उसको समाज के बारे में कि यह करो बच्चे, ये नहीं करो, ये हमारे समाज में एक्सेप्टेबल है, ये हमारे समाज में नहीं है। तो वो जो समाज में समाजीकृत उसको किया जा रहा है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है? परिवार के द्वारा किया जा रहा है। तो यह रेखांकित करता है कि प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख माध्यम कौन होगा? परिवार है। ठीक है। उदाहरण के लिए, एक परिवार में बहुत छोटे बच्चे को अपनी संस्कृति का बहुत कम ज्ञान होता है। यह परिवार के माध्यम से ही बच्चे को पता चलता है कि क्या स्वीकार किया गया है और किस विशेष समाज में क्या नहीं किया गया है। जैसे कि कोई भी मतलब हिंदू परिवार का बच्चा है तो उसको बताया जाए कि हिंदू की रीति रिवाज क्या होंगे। कोई अगर मुस्लिम परिवार का बच्चा होगा तो उसको बताया जाएगा कि मुस्लिम परिवार में क्या संस्कृति रीति रिवाज है। तो ये सारी चीज़ें उनको परिवार द्वारा बताई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि माध्यमिक समाजीकरण, 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक और माध्यमिक। ठीक है। माध्यमिक समाजीकरण कब होता है? यह तब होता है जब शिशु बचपन के चरण से गुजरता है और परिपक्वता में जाता है। यह उस सब प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो बाद के वर्षों में विद्यालय और सहकर्मी समूहों जैसी माध्यम से शुरू होती है। परिवार से अधिक इस चरण के दौरान स्कूल और दोस्तों के समूह जैसे समाजीकरण के कुछ अन्य माध्यम जो बच्चों को सामाजिक बनाने में भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, विद्यालय के जो बच्चों को मूल्य, मानदंड और परंपराओं से प्राप्त करने में तथा बातचीत के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं के बारे में अनौपचारिक संकेतों को विकसित करने में मदद करते हैं। ये सभी के सभी क्या है? माध्यमिक समाजीकरण है। ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये तो हमने पूरा अब समझ लिया, पूरा समाजीकरण के बारे में समझ लिया, इसके प्रकार समझ लिए। ठीक है। अब प्रकार समझ लिए तो हम लोगों के बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो हमारा जो कथन है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। क्यों? क्योंकि प्रथम कारक कौन है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारण है। तो जैसा कि हम लोग प्राथमिक समाजीकरण में देख रहे हैं कि सबसे पहले उसको परिवार बताता है कि संस्कृति हमारी क्या है, हमारे मूल्य क्या है, हमारे क्या चीज़ें अपनाई गई हैं, क्या नहीं अपनाई गई हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। ये सारा चीज़ सबसे पहले कौन बता रहा? परिवार बता रहा है। तो परिवार समाजीकरण प्राथमिक कारक है और विद्यालय जो है वो द्वितीय कारक है। क्योंकि आपका जो शिशु चरण बचपन होगा, शिशु के बचपन में जब गुजरेगा, जब परिपक्वता जो पीढ़ी है उस समय से गुजरेगा, तो उस समय जो स्कूल, जो समाज, जो मास मीडिया उसको मूल्य देंगे, वो सभी के सभी द्वितीय कारक में आ जाएंगे। ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो इसका ऑप्शन जो है वो 4th हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तो इन्हीं सबके विद्यालय के समाजीकरण का एक द्वितीय कारक और पारिवारिक समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन 4 सही लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस पे? ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पे जोर देता है? एक आयाम में बुद्धि अन्य सभी आयामों में बुद्धि को निर्धारित करती है। बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धि में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। ठीक है। तो बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत या बहुबुद्धि का सिद्धांत एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक
हॉवर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में प्रस्तुत किया है। यह सिद्धांत 8 विभिन्न प्रकार की बुद्धि का वर्णन करता है। इस पर जोर देता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, बुद्धि का एक ही आयाम से नहीं जोड़ा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अनूठी क्षमताएं होती है। एक सामान्य कारक में बुद्धि का वर्चस्व नहीं है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धि की विभिन्न दिशाएं हैं। ठीक है, और जो हॉवर्ड गार्डनर है उसके द्वारा सुझाई गई है कि बुद्धि के जो प्रकार है वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। नेचुरलिस्ट, बॉडी काइनेस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, स्पेशल, ये सारा जो आपका बुद्धि के प्रकार है वो आपका यहाँ पे इस इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम लोग वापस आते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर किस पे देता है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये बुद्धि की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। जैसे कि बुद्धि, हम लोग निष्कर्ष निकाले हैं अभी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है क्या, बुद्धि की विभिन्न दशाएं हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि बुद्धि की हॉवर्ड गार्डनर द्वारा सुझाए गए जो बुद्धि के प्रकार हैं वो अलग अलग हैं, तो वो अलग अलग दशाओं पे भी जोर दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग आज समझ गए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। ठीक है, तो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है जिसमें 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया गया है। 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्था बताए हैं। कोहलबर्ग के अनुसार क्या है, किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकृत करते हैं नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है, क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चे के नैतिक व्यवहार का कारण स्वीकृति प्राप्त करना और दूसरों द्वारा निंदा से बचना है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें भी हम लोग क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जो ऑप्शन 1 है प्रथागत। किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि परंपरागत, समझे, परंपरागत नैतिकता का एक चरण है जिसमें बच्चे को दूसरों को खुश करने के लिए निर्णय लेते हैं। क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। परंपरागत नैतिकता क्या होता है, नैतिकता एक चरण है जिसमें क्या करता है, बच्चा दूसरों को खुश करने के लिए निर्णय लेता है। जैसे कि मेरे फ्रेंड खुश हो जाए, मेरे पेरेंट खुश हो जाए, टीचर खुश हो जाए, तो उनके लिए कुछ निर्णय लेता है। ठीक है, बच्चे पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने के लिए भी कोशिश करता है कि मेरा दोस्ती न टूट जाए, हम इससे बातचीत कर रहे हैं तो उनके साथ जो मेरा रिलेशन है वो खराब ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो संबंध बना हुआ है, उसके दोस्ती का जो मित्रता का संबंध बना हुआ है, जो एक शिक्षक से बना हुआ है, जो उसके सहपाठी से बना हुआ है, तो उन सब चीज़ों के जो संबंध बने हुए हैं उनके लिए भी वो अपना जो है परंपरागत नैतिकता का जो वो नैतिकता का जो क्या करते हैं बनाए रखता है, संबंध के लिए जो प्रयास करता है, जो निर्णय लेता है, वो इन सब संबंधों को बनाने रखने के लिए भी लेता है। बच्चे दूसरों के अनुमोदन का प्रयास करते हैं, दूसरों को खुश करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिकता विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत सभी स्तरों से परिचित होने के लिए सारणी को संदर्भ लीजिए। एक जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या है कि स्तर 1, इसमें तीन स्तर दिए गए, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। स्तर 1 में क्या है कि जो है हमारे पास क्या है, पूर्व प्रारंभिक नैतिकता है। ठीक है, इसमें 2 अवस्था है। ठीक है, अवस्था 1, अवस्था 2 अवस्था होंगी। अब पहली अवस्था क्या होगी कि आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। जो अब कोहलबर्ग के अनुसार कोई भी बच्चा सजा के डर से, ठीक है, सजा के डर से या फिर आज्ञा मानने के डर से अगर किसी तरह का कार्य करता है या
का अपना व्यवहार दंड से बचने के लिए दे रहा है, तो वो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार स्तर 1 के अवस्था 1 में है। ठीक है। अनुभवहीन, सुखवादी और सहायक अभिविन्यास, स्वरुचि और पुरस्कार द्वारा संचालित व्यवहार। अगर किसी को हम पुरस्कार देते कि बच्चे तुम ये काम करो तो तुमको 5 रुपए देंगे या फिर एक चॉकलेट ला के देंगे, अगर उस प्रकार के व्यवहार से वो खुश होकर काम कर रहा है तो उसका जो नैतिक जो पारंपरिक नैतिकता है वो कोहलबर्ग के स्तर 1 के अवस्था 2 में है। ठीक है। अब देखिए तीसरा अवस्था क्या होगा कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अब किसी बच्चों को हम बोल देते कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत अच्छा लड़का है, तुम अच्छी लड़की है, ठीक है, तो तुम ये काम करो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हाँ बहुत बहुत बढ़िया। उसको हम ऐसे इस तरह से जो अगर संबोधन देंगे तो वो क्या होगा कि वो काम करेगा अच्छा अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। तो ये कोहलबर्ग के अनुसार क्या है कि दूसरे स्तर के तीसरे अवस्था में, अवस्था 3 में है वो। ठीक है। कानून व्यवस्था और का विनाश कि अधिकार का पालन करने और सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप जो व्यवहार करता है, कि कानून में कुछ अधिकार है उनके अनुसार जो व्यवहार लाएगा वो क्या होगा कि दूसरे स्तर के चौथा अवस्था में होगा। ठीक है। तीसरा स्तर है उत्तर पारंपरिक नैतिकता का। ठीक है। तो इन स्तर है, पहला स्तर हो गया कि पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा स्तर है पारंपरिक नैतिकता, तीसरा स्तर है उत्तर पारंपरिक नैतिकता। इसमें अवस्था 5वां अवस्था हो जाएगा जिसमें सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास है कि सामाजिक व्यवस्था और व्यक्तिगत अधिकारों के संतुलन द्वारा जो संचालित व्यवहार होगा, कि सामाजिक व्यवस्था क्या है, व्यक्तिगत हमारे अधिकार क्या है, इन दोनों के जो संतुलन के बीच जो व्यक्ति का व्यवहार होगा वो क्या होगा कि 5वें अवस्था में होगा उत्तर पारंपरिक नैतिकता। उसमें मतलब कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति की दिखेगी। उसके बाद अब 6ठे अवस्था क्या है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, आंतरिक नैतिक सिद्धांत द्वारा संचालित व्यवहार। जो आपका आंतरिक मन से आपकी जो व्यक्ति के आंतरिक नैतिकता जो है उसके ऊपर का जो सिद्धांत होगा उसके द्वारा अगर उसका व्यवहार संचालित हो रहा है तो वो तीसरी उत्तर पारंपरिक नैतिकता के अवस्था 6 में है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा इस क्वेश्चन जो है वो कुछ कवर किए हैं, कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ यह वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप बिल्ड विथ राणा जी आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, ताकि जो भी अभी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसको थोड़ा सा भी अगर 1-2 टॉपिक भी सीखने को मिल जाता है, अगर उनका रिकैप हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपका सीटेट निकल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो बस पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और हम लोग सब एक साथ पढ़ते रहेंगे। चलिए, थैंक यू और बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में, चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।